आज का पहला प्रश्न है कि राज्य सूची में संसदीय विधायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जब राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तब जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची में प्रगटित किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। दूसरा है विधि तब तक लागू रहती है जब तक इसे संसद के किसी अधिनियम के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है। तीसरा है कि यह समान विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर एक दो तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। ऐसा इसलिए है कि भारत के संविधान का स्वरूप जो है वो संघीय है। भारत के संविधान का स्वरूप जो है संघीय है और संघीय होने के कारण सारी शक्तियां जो हैं वो विधायी, कार्यकारी और वित्तीय जो शक्तियां हैं ये संघ और राज्यों के बीच विभाजित है। संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च है, फिर भी संघीय व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए अत्यधिक सामंजस्य और समन्वय की आवश्यकता होती है। इसीलिए संविधान में उनके बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विनियमित करने के लिए विस्तृत प्रावधान बनाए हैं। पर महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कथन एक इसलिए सही है जब राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। ठीक है, तो संसद इस विषय पर कानून बनाने में सक्षम हो जाती है और इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव के लिए उपस्थित और मत देने योग्य 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए लागू रहता है और फिर इसे कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है या नए सिरे से फिर भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे 1 वर्ष में 1 बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन सही इसलिए नहीं है कि प्रस्ताव के लागू होने के 6 माह की समाप्ति के बाद यह इस विधि का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि यह प्रावधान एक ही समान विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन राज्य विधि और संसद विधि के मध्य अगर टकराव होता है तो संसदीय विधि ही प्रभावी होगी, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, रूस और चेक गणराज्य। तो इसका सही जो आंसर है चयनित करना है कि 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, 1 2 3, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा एस्टोनिया, लिथुआनिया और रूस जो है वो बाल्टिक सागर से स्पर्श करते हैं, जबकि चेक गणराज्य नहीं करता है। ठीक है, बाल्टिक सागर में रूस और यूरोपीय संघ के 8 देश टच करते हैं। इनमें डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी, और इन सभी की सीमाएं प्रत्यक्ष रूप से बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, रूस की राजधानी मॉस्को है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने के मापदंड नहीं है? पहला है कि यह किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% और लोकसभा के साधारण निर्वाचन में से 4 सीटें प्राप्त करता है। दूसरा है कि यह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों से 2% सीटों पर जीत हासिल करता है। तीसरा है इसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य संघीय स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। चौथा है साधारण निर्वाचन में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही मापदंड नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में यदि कोई दल निम्नलिखित कुछ शर्तें हैं तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जाती है। यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के साधारण निर्वाचन में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है
और साथ ही में वह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा के लिए 4 सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। दूसरी शर्त है कि यदि लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 2% सीटों पर जीत हासिल करता है और उसके ये उम्मीदवार 3 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है कि 2% सीटों पर जीत हासिल कर ले तो एक ही राज्य से हो, वो 3 राज्यों से निर्वाचित होने चाहिए, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही है। यदि उसे तीसरी शर्त यह है कि यदि उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसे भी राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, तो इसलिए इसका तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन जो है इसलिए सही नहीं है कि राज्यों में लोकसभा के साधारण निर्वाचन में या फिर राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना है और राज्य स्तरीय के दल के मान्यता के प्राप्त करने की शर्तों में से एक है, ना कि जो ये चौथी जो शर्त है ये राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त है, ना कि राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त करने की शर्त है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वार्षिक बजट से संबंधित है? 110, 111, 112 या फिर 123? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 112। भारत में केंद्रीय बजट की शुरुआत जो है वो 1860 में हुई थी और इसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन को हस्तांतरण करने के 2 वर्ष पश्चात वित्त मंत्री विल्सन ने प्रस्तुत किया था। नाम था, पूरा नाम जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण को के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में। अन्य शब्दों में कहा जाए कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग जो है कहीं किया ही नहीं गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और वार्षिक वित्तीय विवरण का ही बजट का लोकप्रिय नाम है। बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है और वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद जो 110 है यह संविधान के में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, उसका निर्णय ही अंतिम होगा। अनुच्छेद 111 जो ये कहता है कि यह अनुच्छेद जो है विधेयक जो प्रस्ताव होता है विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित है कि राष्ट्रपति इस पर अनुमति देगा या नहीं देगा। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है यह बताता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जब संसद के सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बनाया जा सकता है, बशर्ते वो संघ सूची का विषय हो। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अंगीकृत किया, निम्नलिखित में से इसके कौन से इसको अंगीकृत किए जाने के कारण नहीं है, सॉरी। तो पहला है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक जटिल व्यवस्था है जो किसी छोटे देश में प्रभावी हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इसका प्रभावी होना दुष्कर है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली आम मतदाताओं के लिए समझने में अत्यंत आसान है। तीसरा है कि यह निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रणाली है और प्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा है कि इस प्रणाली में मतदाताओं को प्राय किसी एक दल को चुनने को कहा जाता है और प्रतिनिधियों का निर्वाचन दलों की सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, कि इस प्रणाली में किसी एक दल को चुनने को कहा जाता है, प्रतिनिधियों का निर्वाचन दलों की सूचियों के आधार पर किया जाता है, यही जो है गलत है। ठीक है, ऐसा इसलिए है
क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है निर्वाचन संसदीय प्रणाली में स्थिर सरकार देने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। संसदीय प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कार्यपालिका के पास विधायिका में बहुमत हो, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत की स्थिति स्पष्ट बहुमत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें विधायिका में सीटों का विभाजन मतों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। ऐसा इसलिए कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। इस संदर्भ में 3 प्रावधान है कि वो 65 वर्ष की आयु की प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है और उसकी आयु के संबंध में उत्पन्न किसी प्रश्न का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीत से किया जाएगा जिसे संसद ने बनाया हो। और दूसरा कथन इसलिए नहीं सही है कि राष्ट्रपति को संबोधित लेख के द्वारा वो अपना पद त्याग कर सकता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। और ना तो पहला सही है ना ही इसके दूसरे कथन सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।